एपिसोड 416 रुद्राक्ष के फोन पर लड़की। अब तक आपने सुना कि अनाहिता सक्सेसफुली राठौर ग्रुप के साथ माही ग्रुप की तरफ से कॉन्ट्रैक्शन कर लेती है और रुद्राक्ष सरप्राइज देने के लिए उससे दूरी बना रहा था, जिसे अनाहिता थोड़ी उदास थी। अब आगे जल्दी ही अगला दिन आ गया। आज के दिन अमेजिंग टेस्ट का चौथा वीडियो प्रीमियर होने वाला था। यह एक बहुत ही अच्छा शो था और अर्णव के होस्ट होने की वजह से शो की रेटिंग्स भी कंपीटिटर्स में सबसे ज्यादा थी। बहुत सारे लोग अपने लैपटॉप और टीवी के सामने बैठकर इस शो के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन यह एपिसोड पुराने एपिसोड से थोड़ा डिफरेंट था। यूजुअली अर्णव ने एक फूड स्ट्रीट को चुना और इंडिया के किसी एक रैंडम रेस्टोरेंट को ढूंढने के लिए निकल गया। लेकिन जब वह पहुंचा तो वह फूड स्ट्रीट बहुत बुरी तरह भीड़ भाड़ वाली थी और कोई रास्ता ना होने पर उसे अपने आप को मास्क में अपना चेहरा छुपाना पड़ा और वही एक कैमरामैन उसके पीछे आते हुए सीक्रेट तरीके से शूट कर रहा था। जल्दी ही अनाहिता को रियलाइज हो गया कि यह स्ट्रीट क्राउडेड क्यों है, क्योंकि आसपास एक सीताएस किचन नाम का इंडियन रेस्टोरेंट खुला है बिजनेस के लिए और वहां के खाने की वजह से यहां भीड़ लगी हुई है। अर्णव ने दूर से उस लंबी सी लाइन को देखा तो वह तुरंत कैमरामैन के साथ उस रेस्टोरेंट के बारे में जानने के लिए चले आ गया। ठीक उसी वक्त वह एक अपने फैन से टकरा गया। उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ हो गई और उसने अपने फैन से सीता किचन से ली हुई रेविवोली ट्राई करने के बारे में पूछा, मगर उसकी फैन ने उसे एक बुरा इंसान समझ लिया जो उससे रेवियोली छीनना चाहता है और उसके ऊपर गुस्से में चिल्लाई। और जब आखिर में अर्णव ने मास्क निकला और अपनी आइडेंटिटी रिवील की और जब उस लड़की को रियलाइज हो गया कि वह कौन है तो उसकी फैन ने उसे वह रेवियोली ना चाहते हुए भी ऑफर की और फिर से दूसरा फ्री सैंपल लेने के लिए लाइन में लग गई। यह सब देखकर ऑडियंस सोच रही थी कि वह रेवियोली कितनी डिलीशियस होगी। वही अर्णव ने शूटिंग बंद करने के लिए कहा और वह रेवियोली कैमरामैन को दे दी। लेकिन कैमरामैन ने अर्णव को शूट करना बंद कर दिया बल्कि अपने आप को शूट करने लगा रेवियोली खाते हुए। जब उसने रेवियोली का एक टुकड़ा लिया तो वह हैरान हो गया और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन जम गए और उसने तुरंत दूसरा पीस खाया और तीसरा और फिर कैमरामैन तब तक नहीं रुक पाया जब तक उसने पूरी प्लेट नहीं खत्म कर दी। फिर भी वह सेटिस्फाई नहीं लग रहा था। वह सीन काफी ब्लरी और हिलता डुलता था, मगर सब लोग देख सकते थे और सेंस कर सकते थे कि वह रेवियोली कितनी डिलीशियस होगी। क्लियरली यह सीन प्लान नहीं था, इसलिए कैमरामैन का रिएक्शन बिल्कुल रियल है। अब सारी ऑडियंस को उसे रेस्टोरेंट का खाना खाने की इच्छा होने लगी। टेस्टिंग सीन के बाद अर्णव ने उस रेस्टोरेंट को इंट्रोड्यूस करवाया और डिशेज टेस्ट करने के लिए गया। लेकिन इसमें अर्णव का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि यह डायरेक्टर ने खुद किया था। ऑब्वियसली डिशेज जो सर्व की हुई थी वह बहुत ही टेस्टी लग रही थी। शो के खत्म होने के बाद सारे ऑडियंस को ऐसा फील होने लगा जैसे उनके पेट में से आवाज आ रही हो और उन्हें थोड़ा जल्दी खाना खाने की जरूरत है। वह लोग तुरंत सीताएस किचन के रिव्यू देखने के लिए ऑनलाइन गए और तुरंत ही सीताएस किचन फिर से इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगा। फिर लोगों का ध्यान फिर से उसके ऊपर चला गया। एक कमेंट आया, क्या यह रेस्टोरेंट कुछ दिनों पहले ही ट्रेंड नहीं कर रहा था? मुझे लगा कि एक एडवर्टाइजमेंट लगता है कि मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ जाकर यहाँ का खाना ट्राई करना चाहिए। मैंने भी अभी 2 बाउल नूडल्स खाए थे, मगर मुझे फिर से भूख लगी है। क्या कोई और है जो मेरे साथ सीताएस किचन में चलकर खाना चाहेगा? मेरे लिए इंतज़ार करो मेरे दोस्त, मैं दिल्ली से हूँ मगर मैंने ऑलरेडी मुंबई की टिकट बुक कर ली है। मेरा प्लेन 3 घंटे में लैंड हो जाएगा। इसकी वजह से सीताएस किचन को अब और भी नए कस्टमर मिल गए थे। वह उनकी ओपनिंग के कंपैरिजन में पिछले कुछ 2 दिनों में उनके कस्टमर का नंबर धीरे धीरे कम होने लगा था। अनाहिता को जल्दी ही एक मैनेजर का कॉल आया, मैम हम मुसीबत में है। रिजर्वेशन नंबर 1000 से ऊपर जा चुका है और उसके अलावा पुरानी रेस्टोरेंट में भी रिजर्वेशन हो रही है। यह अच्छी खबर थी मगर एम्प्लॉइज बहुत ही ज्यादा थके हुए थे पिछले कुछ दिनों से हार्ड वर्क करने की वजह से। अनाहिता ने अपना सर मसाज करते हुए कहा, शांत हो जाओ और रिजर्वेशन नंबर उसके अकॉर्डिंग कस्टमर को सर्व करो और जो 3rd रेस्टोरेंट का रिनोवेशन है वह कम से कम 1 हफ्ते में कंप्लीट होगा। मैं अभी वहां पहुंचती हूँ। सेफ मोहन को बोलो कि वह मेरा इंतजार करें। समझ गया मैडम। लाइन कट होने के बाद अनाहिता तुरंत ब्रांच की तरफ भागी। वहां पर सेफ मोहन उनका इंतजार कर रहे थे। वह उनके पास गई और बोली, शेफ मोहन हमारे नए कस्टमर के लाइन बढ़ती ही जा रही है, इसलिए हमें और भी ज्यादा मदद की जरूरत है। आपको कुछ स्टूडेंट जल्द से जल्द तैयार करने होंगे, लेकिन पहले आपको मुझे कुछ ऐसी डिशेज सीखनी होगी जो मैं तैयार करना नहीं जानती। एक बार आप मुझे वह सब सिखा दे तो इस तरीके से हम दोनों मिलकर कुछ नए स्टूडेंट्स को तैयार कर सकते हैं।
सेफ मोहन जानते थे कि अनाहिता उनके स्टूडेंट कहीं ज्यादा टैलेंटेड है, इनफैक्ट वह उनसे भी ज्यादा बेटर शेफ है, इसलिए उन्होंने तुरंत कस्टमर के लिए डिशेज तैयार करवाना शुरू की और एक करके स्टेप्स अनाहिता को सेम टाइम पर एक्सप्लेन करते हुए। अनाहिता ने पूरा दिन सेफ मोहन से सीखने में बताया और उसने कई नए स्टूडेंट्स का इंटरव्यू भी लिया। जब तक वह घर पहुंची तब तक रात के 1 चुके थे। उसने घर पहुंचकर अपना फोन निकाल तो उसे रुद्राक्ष की तरफ से 2 टेक्स्ट मैसेज दिखाई दिए। उसने पहले टैक्स में यह कहा था कि वह लाइट स्प्रिंग पहुंच गया है और सेकंड टेस्ट में उसे बधाई दी थी दिनेश को कंपनी से सक्सेसफुली बाहर निकाल कर फेंकने के लिए। आज सुबह ही दिनेश ने कंपनी के डायरेक्टर्स की प्रेशर में आकर रिजाइन दे दिया था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वह अनाहिता की बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए अब से अनाहिता ही राठौर ग्रुप की चेयरपर्सन रहेगी और उसी का कहना वहां माना जाएगा। उसका पोजीशन चेयरपर्सन के तौर पर फाइनली सॉलिड हो गया था। अनाहिता ने सोचा कि रुद्राक्ष बहुत ही बिजी होगा और उसे रियलाइज ही नहीं होगा कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसे सब कुछ पता है। एक मुस्कुराहट के साथ उसने रुद्राक्ष को कॉल लगाया, लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब एक लड़की ने फोन उठाया। उस लेडी ने लाइट स्प्रिंग एक्सेंट में पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ यह कौन है? अनाहिता ने जैसे ही किसी लड़की की आवाज सुनी, उसके शब्द उसके गले में ही अटक गए। किसी लड़की ने रुद्राक्ष का फोन क्यों उठाया? जहां तक अनाहिता जानती थी, जब उस फीमेल असिस्टेंट ने उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी की थी तब से ही रुद्राक्ष ने अपने आसपास रहने वाली सारी फीमेल असिस्टेंट को फायर कर दिया था और सिर्फ उसने मेल को ही हायर किया था। इसलिए जिस लड़की ने यह फोन उठाया है वह रुद्राक्ष की असिस्टेंट नहीं हो सकती। तो कौन है यह, और रात के वक्त लाइट स्प्रिंग में एक लड़की ने उसका फोन क्यों उठाया है? अनाहिता अपने आप को रोक नहीं पाई इस सिचुएशन में ज्यादा सोचने से, लेकिन अनाहिता ने अपने आप को शांत किया। उसे रुद्राक्ष पर इतना तो भरोसा था कि वह उसे धोखा नहीं देगा और उसे अपनी पसंद पर भी भरोसा था। यह पक्का कोई गलतफहमी होगी। अनाहिता ने गहरी सांस लेने के बाद शांति से पूछा, मैं रुद्राक्ष को ढूंढ रही हूँ, क्या मैं जान सकती हूँ आपके पास उसका फोन क्यों है? ओह, रुद्राक्ष अपने कपड़े बदल रहा है, उसे थोड़ा वक्त लगेगा बाहर आने में। यह जवाब आया तो अनाहिता का चेहरा पीला पड़ गया। वह अपने कपड़े बदल रहा है? तभी उस लड़की ने कहा, क्यों ना आप लाइन कट कर दीजिए, मैं उसे आपको कॉल बैक करने के लिए कहूँगी जब वह अपने कपड़े बदल लेगा। कोई जरूरत नहीं है, अनाहिता ने कहा। वह इतना ज्यादा गुस्से में थी कि वह अपने आप को शांति नहीं रख पा रही थी, यहाँ तक कि उसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा था और अपने लिप्स बाइट करते हुए उसने कहा, कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं थी, इसलिए उसे बताने की जरूरत नहीं है। उसे मत बताइएगा कि मैंने कॉल किया था। हाँ, ऑल राइट, उस लड़की ने कंफ्यूजन में फोन कट कर दिया। अनाहिता ने अपने फोन पर पकड़ मजबूत कर दी और उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। उसे नहीं पता था कि वह गुस्से में कांप रही थी या डर में, लेकिन उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। ठीक उसी वक्त डायरेक्टर समीर का कॉल आया। अनाहिता ने तुरंत कॉल उठा लिया तो दूसरी तरफ से समीर की आवाज सुनाई थी, आई एम सॉरी इस वक्त आपको परेशान करने के लिए मिस राठौर। मैं बस आपसे यह कंफर्म करना चाहता था कि क्या आप पक्का रिजेक्ट कर रही हैं मेरी फिल्म को ज्वाइन करने में। मैं एक सूटेबल एक्ट्रेस ढूंढ रहा था अपनी इस फिल्म के फीमेल लीड के लिए, मगर मुझे कोई भी अभी तक सूटेबल नहीं लगी, सिर्फ आप ही उसे रोल को सूट करती हैं, इसलिए मैंने यह कॉल किया है। डायरेक्टर समीर की तरफ से पर्सनली फिल्म का ऑफर आने पर कोई भी सेलिब्रिटी एक्ट्रेस खुशी छुपा नहीं पाती, मगर अनाहिता ने कोल्डली जवाब दिया, आई एम सॉरी मगर मैं बहुत ही बिजी हूँ। ऐसी बात है, समीर ने थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट में जवाब दिया, तब मुझे आपके साथ इंतजार करना होगा अगले काम करने का मौके का। मैं आपको परेशानी नहीं करना चाहता इस रोल को करने के लिए। ऑब्वियसली डायरेक्टर समीर की बातों का मतलब था कि अगर अनाहिता ने इसमें रोल को लेने से मना कर दिया तो वह इस फिल्म को नहीं बनाएंगे। पर नहीं, अनाहिता उनकी बातों सुनकर थोड़े से होश में वापस आए और उसने अपने शांत दिमाग से कहा, समीर सर आई एम सॉरी आपके ऑफर के लिए थैंक यू, मगर कोई बात नहीं, यह रोल आपकी किस्मत ही में यह लिखा था, मगर शायद मेरी किस्मत में आपके साथ काम करना नहीं लिखा है, लेकिन मैं अगली मौके आने तक इंतजार करूंगा। अनाहिता ने अपनी लिप्स बाइट कर लिए और काफी गहरी सोच में चली गई। वेट, अगर रुद्राक्ष ने उसे पर चीट किया है तो वह अपने आप को बर्बाद नहीं कर सकती और अपने आप को नहीं सकती। उसे इस क्रिटिकल पीरियड के दौरान अपने आप को बिजी रखना की जरूरत है। यह सोचकर अनाहिता ने एक गहरी सांस ली और सख्त आवाज में कहा, सर मैं यह रोल एक्सेप्ट कर लेती हूँ, फिल्म की शूटिंग कब शुरू होने वाली है?
यह सुनकर डायरेक्टर समीर को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। उन्हें थोड़ा वक्त लगा अपने होश में वापस आने में और उन्होंने हकलाते हुए पूछा, मिस राठौर, क्या आप श्योर है कि आप इस रोल को करना चाहती हैं? हाँ, मैं इस रोल को एक्सेप्ट कर रही हूँ। भले ही माही ग्रुप ई कंपनी थी और बहुत ही बड़ी थी, लेकिन उसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को उसने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था। शायद यह वक्त था उसके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना लक ट्राई करने का। अगर उसका और रुद्राक्ष डाइवोर्स हो भी गया तो उसके पास वेल्थ और पॉपुलैरिटी रहेगी। इस तरीके से वह उदासी में मारेगी तो नहीं। अनाहिता ने ऑलरेडी सबसे बुरा नतीजा सोच लिया था। वही डायरेक्टर समीर को नहीं पता था कि अनाहिता क्या सोच रही है, लेकिन उनके लिए यह अच्छा मौका था, इसलिए उन्होंने तुरंत कहा, अगर आप कल फ्री है तो हम कल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं और तुरंत फिल्म की शूटिंग शुरू कर सकते हैं। उनके पास फीमेल लीड के अलावा हर एक चीज़ पहले से ही तैयार थी, इसलिए वह लोग फिल्म की शूटिंग किसी भी वक्त शुरू कर सकते थे। ऑल राइट, मुझे टाइम और लोकेशन कल भेज दीजिएगा, मैं आपसे मिलूंगी। ओके, थैंक्स, समीर ने खुश होकर जवाब दिया और उन्हें डर था कि अनाहिता अपना मन बदल देगी, इसलिए उन्होंने तुरंत अपनी बात खत्म की और कॉन्ट्रैक्ट पेपर तैयार करवाने चले गए। अनाहिता ने फ़ोन कट किया और काफ़ी देर तक वहीं खड़ी रही। वह काफ़ी वक्त तक अपने फ़ोन की तरफ देखती रही और रुद्राक्ष की उनका इंतज़ार करते रही या फिर उसे दोबारा कॉल करने की इच्छा से लड़ती रही। यह हो सकता है कि गलतफहमी हो या भी यह सच भी हो सकता है, लेकिन अनाहिता के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह आगे बढ़कर सच का पता लगा सके। अगर यह सच हुआ तो इस ख्याल से ही अनाहिता ने अपने लिप्स बाइट कर दिए और वही लाइट स्प्रिंग में रुद्राक्ष चेंजिंग रूम अपने कपड़े बदलने के बाद बाहर आया। वह कपड़े बहुत ही छोटे थी उसके लिए और उसमें उसका दम घुट रहा था। उसने थोड़ी देर पहले रिंग को बनाते वक्त अपने कपड़ों की स्लिप्स को जला ही दिया था, इसलिए अब उसके पास उस लड़की के हस्बैंड के कपड़े को पहनना के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसे इस तरह देखकर उस लड़की के लाल होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वह हंसते हुए कमेंट करने लगी, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी एडल्ट ने बच्चे के कपड़े पहन लिए हो। कंधे उचकाते हुए रुद्राक्ष ने आगे आकर माफ़ी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैंने लगभग तुम्हारा स्टूडियो जला ही दिया था। तुमने लगभग जल ही दिया था तो तुम मुझे नया बनाकर दोगे? मैंने यह स्टोर तुम्हारी बिना मदद के तो खोला नहीं था। एनीवे, चलो आगे करते हैं। उसने फिर सेंडिंग मशीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम क्या कंटिन्यू करना चाहोगे या फिर मैं तुम्हारी मदद करूं? लेकिन रुद्राक्ष ने ना में सर हिलाते हुए कहा, मुझे शुरू से लेकर अंत तक खुद ही करना है, इसलिए मुझे बताओ कि मैं यह कैसे करूं। अभी उसकी बात सुनकर वह डिज़ाइनर हंसते हुए बोली, रुद्राक्ष, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे पास इतने पैसे होते हुए तुम अपनी और अपनी वाइफ के वेडिंग ड्रेस और वेडिंग रिंग खुद क्यों बनाना चाहते हो? करोड़ों डिज़ाइनर है दुनिया में जो तुम्हारे लिए कर सकते हैं। उसकी यह बात सुनकर रुद्राक्ष बोला, करोड़ डिज़ाइनर्स है, लेकिन मैं अपनी वाइफ के लिए खुद करना चाहता हूं, तो फिर क्या कंटिन्यू करें? क्या तुम फिर से मुझे सिखाओगी? ऑफ कोर्स, उस लेडी ने ना में सर हिलाते और रुद्राक्ष को पेशेंटली रिंग बनाना सीखने लगी और उन्होंने एक्सप्लेन किया, देखो यहाँ पर तुमने पहले गलती की थी। रुद्राक्ष हर एक इंच नज़दीक जाते हुए बेटर तरीके से देख रहा था। ऑब्वियसली उन दोनों को नहीं पता था कि ठीक उसी वक्त एक कैमरा उनके चेहरे पर एम है और जल्दी से कैमरा क्लिक होने की आवाज़ आई, लेकिन उन दोनों को नहीं सुनी थी और वह हैंडसम इंसान जिसने वह फोटो खींची थी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, सेटिस्फैक्शन वाली। वह फोटो इस एंगल से ली गई थी कि उसे देखने पर साफ पता चल रहा था कि वह दोनों काफी नज़दीक खड़े हैं और रुद्राक्ष उस लेडी के कान में कुछ बोल रहा है। मेरी फोटोग्राफी स्किल्स और भी बेहतर होती जा रही है, यह कहकर वह अपनी गाड़ी में वापस आया और उसने कैमरा अपने आदमी को देते हुए कहा, इस फोटो को निकालकर इंडिया उसे लड़की के पास भिजवा दो। मेरी किटन, मैं आ रहा हूँ और आने से पहले मैंने सरप्राइज प्लान किया है तुम्हारे लिए। मुझे भरोसा है तुम्हें पसंद आएगा। अब आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 417, अजीब सी फोटोज। अब तक आपने सुना कि वैरायटी शो की वजह से अनाहिता का रेस्टोरेंट फिर से फेमस हो जाता है और वही एक लड़की के रुद्राक्ष का फोन उठाने की वजह से उसे काफी गलतफहमी हो जाती है और इसी बीच वह फिल्म के लिए हाँ कर देती है। अब आगे वहीं सेम टाइम पर अनाहिता अपने बेड से उठी और उसने वह सेंटेड कैंडल्स जलाई जो उसकी अडॉप्टिव डैड नहीं भेजे थे। शायद उसकी सोच की वजह से या फिर वह कैंडल्स काम ही नहीं कर रही थी। वह लगभग सुबह होने वाली थी तब जाकर सोई।
2 घंटे से भी कम सोने के बाद वह अचानक मैसेज की आवाज से उठ गई। क्या यह रुद्राक्ष का मैसेज था? जैसे ही अनाहिता ने सोचा कि रुद्राक्ष की तरफ से मैसेज आया होगा, तो अनाहिता ने उठकर बैठ गई और उसने तुरंत अपना फोन टेबल से उठा लिया, लेकिन जब उसने देखा कि किसका मैसेज है तो उसकी खुशी तुरंत गायब हो गई। यह मैसेज डायरेक्टर समीर की तरफ से था, उसे लोकेशन और टाइम इन्फॉर्म करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की। तो उसने रिप्लाई टाइप किया, समझ गई। और जब वह वापस बेड पर लेटी तो फिर से उसका दिमाग चलने लगा। इस वक्त तो लाइट स्प्रिंग में आधी रात होगी, क्या रुद्राक्ष अकेली सो रहा होगा या फिर कोई और लड़की होगी उसके साथ? अनाहिता का दिमाग इस वक्त खराब हो रहा था, इसलिए वह तुरंत उठी और फ्रेश हो गई। जब वह नीचे पहुंची तो हाउसकीपर्स उसे उठा हुआ देखकर हैरान हो गए और उन्होंने पूछा, मिस्टर सिंघानिया, आप इतनी जल्दी उठ गई? मैं आपको नाश्ता भी तैयार कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, अनाहिता ने उसे बताया, मैं आज बाहर खाना खा लूंगी। हाउसकीपर ने अनाहिता की तरफ देखा और जब उसे रियलाइज हुआ कि अनाहिता गुस्से में है तो उसने कोई और सवाल नहीं किया और हाँ में सर हिलाते हुए बोली, ठीक है मैडम। उसका अपॉइंटमेंट समीर के साथ दोपहर में था, इसलिए इतने वक्त तक उसे अपने आप को बिजी रखना था। सिर्फ इसी तरीके से वह अपने आप को ज्यादा सोने से रोक सकती थी। गहरी सांस लेने के बाद अनाहिता ने घर का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि एक डिलीवरी वाला आदमी डोर बेल बजाने ही वाला था। तो हैरान इंसान ने पूछा, क्या आप मिस अनाहिता राठौर है? अनाहिता ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं हूं। तो आपके लिए एक अर्जेंट पार्सल है, प्लीज यहां साइन कर दीजिए। मेरे लिए? अनाहिता अपनी हैरानी छुपा नहीं पाई, उसने तो कोई ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की है, क्या यह रुद्राक्ष की तरफ से है? अपना नाम साइन करने के बाद अनाहिता उस पार्सल के साथ घर के अंदर चली आई और जब उसने उस पार्सल को खोलकर देखा तो उसके अंदर 2 फोटोज थी। वह फोटो अनाहिता के हाथ से जमीन पर गिर गई तो अनाहिता ने तुरंत उठाया। उसने उन फोटोज को ध्यान से देखा तो उसके कदम अपने आप रुक गए और उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। उस फोटो में दिख रहा था कि रुद्राक्ष और एक ऐसी लड़की जिसे वह जानती नहीं है, वह दोनों काफी इंटीमेट पोजीशन में एक दूसरे के पास खड़े हैं। सिर्फ रुद्राक्ष का साइड प्रोफाइल ही दिखाई दे रहा था, लेकिन अनाहिता को पक्का यकीन था कि रुद्राक्ष ही है। वह अपनी खुद के हस्बैंड को पहचानने में गलती बिल्कुल नहीं कर सकती। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे और उसने दूसरे फोटो की तरफ हाथ बढ़ाया। दूसरी फोटो में रुद्राक्ष का चेहरा वह जो लड़की के चेहरे से पूरी तरह चिपका हुआ था और उन दोनों के बीच में देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह लोग किस करने वाले हो। अनाहिता इतनी शॉक हो गई कि उसके सेंसेस ने काम करना बंद कर दिया और वह तब अपने होश में वापस आई जब वह हाउसकीपर ने पूछा कि वह इस तरह घुटनों के बाल जमीन पर क्यों बैठी हुई है। अपनी पॉकेट में फोटोज को रखते हुए वह पैरों पर खड़े होते हुए जल्दी से बोली, मैं ठीक हूँ, मैं बस जमीन से कुछ उठा रही थी। उस हाउसकीपर ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया और चिंता में पूछा, मैम क्या आप ठीक है? आपका चेहरा पीला पड़ा हुआ है, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए चेकअप के लिए। एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ अनाहिता ने ना में सर हिलाते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वह खुद एक डॉक्टर थी और उसे अपने हेल्थ के बारे में बहुत अच्छे से पता था, बस उसके दिल में दर्द हो रहा था। उसने फोटोज उठा लिए मगर उसके दिल के टुकड़े अभी भी वहीं जमीन पर गिरे हुए थे। वह फोटो कंफर्म करती थी उस बात को जिसके बारे में वह पूरी रात सोच रही थी। अनाहिता ने गुस्से में अपनी मुठियां बंद कर ली। उसे यह भी नहीं एहसास हुआ कि उसके नाखून उसकी स्किन में घुस रहे हैं। उसके गुस्से और उदासी के बावजूद उसके दिल में एक अजीब कर्षक घूम रहा था। किसने भेजी हैं उसे वह फोटोज? अगर रुद्राक्ष किसी नए के साथ है तो वह उसके साथ अभी भी क्या कर रहा है? क्या वह यह सब माही ग्रुप को हासिल करने के लिए कर रहा है? नहीं, यह इम्पॉसिबल है। अनाहिता ने सर को झटक दिया। वह इतना घटिया इंसान नहीं है कि वह पैसों के लिए किसी को धोखा दे। पक्का आंखों के सामने जो दिख रहा है सच्चाई उससे कुछ ज्यादा है। उसने फिर से उस पार्सल की पैकेजिंग को उठाया और डस्टबिन में फेंकने से पहले उसे सेंडर का एड्रेस देखा, लेकिन वह एरिया ब्लैक था। जैसा कि उम्मीद थी, कुछ तो गड़बड़ है। कौन है वह इंसान जो उसके रुद्राक्ष के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है? दिनेश नहीं। दिनेश नहीं जानता कि रुद्राक्ष का उसके साथ क्या रिश्ता है और उसके अलावा वह दुनिया में आखिरी चीज यही चाहता होगा कि अनाहिता उसे हमेशा के लिए भूल जाए, इसलिए वह इस तरह की हरकत उसके साथ करने की कभी कोशिश नहीं करेगा। अगर ऐसा है तो और कौन हो सकता है?
अनाहिता ने अपनी आंखें छोटी कर ली और उसके दिमाग में शक घूमने लगा, लेकिन वह एक के बाद एक अपने दुश्मनों को साइड हटती जा रही थी। सबकॉन्शियसली उसने रुद्राक्ष को कॉल किया। वह क्या हुआ है इस बारे में उसे बताना चाहती थी, लेकिन जैसे ही कॉल के 2 रिंग हुए उसने तुरंत अपना मन बदल दिया। अगर उसे बड़ी मछली को पकड़ना है तो उसे सब कुछ समझ कर करना होगा। अगर इस फोटोज को देखने के बाद रुद्राक्ष और उसके बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ तो जो भी मास्टरमाइंड है वह कभी सामने नहीं आएगा। इसलिए उसे अपना प्लान बनाना होगा। उसे नाटक करना होगा कि वह दुश्मन के जल में फंस गई है। कौन जानता है कि वह इतना पावरफुल हो कि उसका फोन और मैसेज भी टैप कर रहा हो। ठीक उसी वक्त रुद्राक्ष की आवाज़ फोन से सुनाई थी। वह कॉल कट करना भूल गई थी। हेलो माहिरा, उसकी आवाज़ बहुत ही हार्श थी। पूरी रात जागने होने की वजह से गहरी सांस लेते हुए अनाहिता ने गुस्से में पूछा, रुद्राक्ष क्या किया है तुमने? रुद्राक्ष उसकी टोन से हैरान हो गया। अनाहिता ने आज से पहले इतनी गुस्से भरी आवाज़ में उससे कभी बात नहीं की थी। उसकी सारी नींद एक बार में ही भाग गई और उसने उठकर बैठते हुए पूछा, माहिरा क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? तुम कब वापस आ रहे हो? अनाहिता की आवाज़ बहुत ही ज्यादा ठंडी थी। शायद 1 या 2 दिन। और क्या बात है? अनाहिता ने कोल्डली जवाब दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम वहां काम से गए हो या पर्सनल काम से। तुम्हें अभी के अभी वापस आना होगा और यहाँ पर आकर सारी चीज सेटल करने होगी। एक ऐसी बात है जो उसके बारे में मुझे तुमसे पूछना है। रुद्राक्ष को काफी चिंता हो रही थी। उसने पूछा, बताओ क्या हुआ है? कुछ नहीं। अनाहिता की आवाज़ फिर से शांत हो गई, जल्द से जल्द वापस आ जाओ। मैं समझ गया। रुद्राक्ष का जवाब सुनने के बाद अनाहिता ने कॉल कट कर दिया। उसके बाद वह तुरंत अपनी स्टडी रूम में गई और उसने अपने कीबोर्ड से कुछ कोड टाइप करना शुरू कर दिए। जल्दी ही एक कोड उस स्क्रीन पर दिखाई देने लगा और जैसा कि उसे उम्मीद थी सचमुच कोई उसके और रुद्राक्ष के फ़ोन को टैप कर रहा था। इसलिए उसे काफ़ी रिलीफ फील हुआ कि उसने कॉल के दौरान गुस्सा होने का नाटक किया। अपने लिप्स दबाते हुए उसने अपने सीक्रेट ईमेल अकाउंट को लॉग इन किया, जिसके बारे में रुद्राक्ष के अलावा किसी को नहीं पता था, और रुद्राक्ष को एक मैसेज भेजा। यह अकाउंट बहुत ही पावरफुल फायरवॉल से प्रोटेक्टेड और जिस लोग को इंसान को नहीं पता था उस इंसान को इस हैक करना लगभग इम्पॉसिबल था। उस ईमेल में अनाहिता ने सिंपल तरीके से बातों को समझाया। बस उसने उन 2 पिक्चर्स के साथ एक कमेंट किया, बड़ी मछली का आराम से इंतजार करते हैं। जो उसने यह मैसेज भेज दिया तो उसने गहरी सांस ली और उम्मीद करने की लगी कि रुद्राक्ष जल्दी ही इस ईमेल को पढ़ लेगा। उसके बाद उसने गुस्सा होने का और उदास होने का नाटक किया और मैम्पल मेंशन से निकल गई। जब तक उसे पूरा यकीन नहीं हो गया कि कोई उस पर नज़र नहीं रख रहा है, तब तक उसने एक्टिंग करने जारी रखा जैसे रुद्राक्ष ने उसे बहुत बड़ा धोखा दिया हो और वह रो रही हो, टूट गई हो। इसलिए उसने पूरी मॉर्निंग सीताएस किचन में मदद करने में बताई। अमेजिंग टेस्ट की पब्लिसिटी के बाद उनकी रेस्टोरेंट की क्राउड पहले से डबल हो गई थी और जब तक डायरेक्टर समीर से मिलने का वक्त नहीं हुआ तब तक अनाहिता वही किचन में मदद करती रही और उसके बाद रेस्टोरेंट से निकाल कर स्टूडियो गई जो मुंबई के आउटस्कर्ट में लोकेटेड था। ठीक उसी वक्त डायरेक्टर समीर उसका मूवी के प्रोड्यूसर के साथ इंतजार कर रहे थे। वह प्रोड्यूसर सिंघानिया एंटरटेनमेंट कंपनी का मेंबर था। उसे अनाहकता रुद्राक्ष रिश्ते के बारे में अच्छे से पता था, इसलिए उसने बहुत ही रिस्पेक्ट से अनाहिता को ट्रीट किया। एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो फिल्म कभी भी शुरू हो सकती थी। अर्णव पहले से ही वहां पर था जब अनाहिता फिल्म करू से मिलने आई और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी जब उसने सुना कि अनाहिता को फीमेल लीड के तौर पर कंफर्म कर लिया गया है। तो जैसा कि उसे उम्मीद थी कोई भी उसके चार्म को रेसिस्ट नहीं कर सकता। पहले वह खुद मुंबई यूनिवर्सिटी गया ताकि अनाहिता फीमेल लीड के तौर पर काम करे, लेकिन उसने उसे कई बार मना कर दिया और अब जब उसने उसे पीछे जाना और उसे मनाना बंद कर दिया है तो वह डेस्परेट हो गई इस रोल के लिए। क्या वह सिर्फ प्लेइंग हार्ड तो गेट नहीं खेल रही है जिसकी वजह से उसका अटेंशन उसके ऊपर जाए? अगर कोई और होता तो वह इंसान से बात ही नहीं करता, मगर अब जब वह अनाहिता है तो उसे लगा कि यह सब कुछ उनके बीच में चल रहे रोमांटिक गेम्स का हिस्सा है, इसलिए उसने अनाहिता को माफ करने का डिसाइड किया। वह फिल्म शुरू होने से पहले सब लोगों को होटल में चेकिंग करना था और मूवी के प्रमोशन फोटो शूट की तैयारी करनी थी। अनाहकता को जैसा कि पता था कि रुद्राक्ष 2 दिनों से पहले तो वापस नहीं आने वाला है, इसलिए अनाहिता भी वह सब के अकॉर्डिंग होटल रूम में ही जाकर ठहर गई। वह ऐसी इंसानों में से थी जो अगर किसी चीज़ के लिए अपना मन बना ले तो उसमें अपना बेस्ट देती थी, इसलिए उसे पता था कि यह फिल्म करू के साथ रिलेशनशिप अच्छा बनाना कितना अच्छा है।
इसलिए यह सोचकर उसने सारिका जो हमेशा उसके साथ ही रहती थी उसके इंस्ट्रक्शन दिए, यह चेरिस का सीजन है, इसलिए उसे कुछ बॉक्स खरीदो और हर एक सिंगल रूम में दे दो, कोई भी बाकी नहीं रहना चाहिए। समझ गई मैम। सारिका ने हाँ में सर हिलाया और बहुत सारी चेरी बॉक्स खरीदकर पूरे फिल्म करू में होटल में बांट दिया। जल्दी ही एक बॉक्स के साथ उसने अर्णव के दरवाजे पर भी नोक किया। नॉक नॉक। सारिका ने दरवाज़ा नोक किया तो अर्णव की मैनेजर सुधा ने दरवाज़ा खोला। इतना बड़ा बॉक्स चेरी का मिलने के बाद कर सुधा खुश हो गई और उसने अर्णव को बाहर बुलाया। अर्णव देखो तो यह चेरीज है, यह तुम्हारी फेवरेट है। अपनी एक आईब्रो उठाते हुए अर्णव ने इनडिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ रेस्पॉन्ड किया जैसे यह कोई नॉर्मल सी बात हो और उसने अपने लिफ्ट दबाते हुए कहा, तुम्हारा मतलब क्या है कि मेरे फेवरेट है? क्या पिछली बार किसी ने मुझे चेरीज दिए थे तो तुमने उसे खत्म नहीं किया था और उस इंसान को वह बॉक्स तुम्हारे खाने के बाद खाली मिला तो सब लोगों को लगा कि मुझे यह पसंद है और यही से अफवाहें फैली गई थी। लेटेस्ट ट्रेनिंग टॉपिक यह था कि अर्णव को चेरीज बहुत ही पसंद है, इसलिए जब भी अर्णव कहीं जाता है या फिर फैंस उससे कहीं मिलते थे तो उसे यही गिफ्ट के तौर पर देते थे। अपना सर ऑकवर्डली खुजाते हुए सुधा ने उस बॉक्स के साथ अर्णव के पास आते हुए पूछा, अब जब तुम ही नहीं खा रहे हो तो क्या मैं पूरा खा लूं? बिल्कुल। वैसे किसने भेजा है? प्रोड्यूसर ने? नहीं, वह अनाहिता ने। क्या? अपनी आंखें शौक से बड़ी करते हुए अर्णव ने तुरंत का उसे ऑर्डर दिया, अभी के अभी चेरी को नीचे रखो। हैरान होते हुए सुधा ने पूछा, क्या हुआ? अर्णव ने गहरी सांस ली और उसने फाइनली अपने चेहरे के मुस्कुराहट को कंट्रोल किया जो बार बार उसके चेहरे पर आने की कोशिश कर रही थी और अपना गला साफ करते हुए बोला, कुछ नहीं, इन चेरीज को वापस अनाहिता के पास भेज दो। अब जब अनाहिता उसके साथ इतने दिनों तक प्लेइंग हार्ड टू गेट खेलते रही थी, इसलिए वह उसका वक्त आ गया है। अनाहिता को कोल्ड शोल्डर देने का था कि वह यह ना सोचे कि अर्णव उसके पीछे पागल हो गया है, लेकिन वही सुधा ऐसा नहीं करना चाहती थी। उसने पूछा, वापस भेज दूं? क्या यह रूड नहीं लगेगा? तुम चुपचाप ऐसे ही करो। संक्त एक्सप्रेशन के साथ अर्णव गुस्से में कहा, अगर तुमने इसे वापस नहीं भेजा तो मैं तुम्हें कंपनी वापस भेज दूंगा। अर्णव की धमकी सुनते ही सुधा के पास उन चेरीज को वापस भिजवाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही वह दरवाजे की पास पहुंचने वाली थी तभी अर्णव ने पीछे से चिल्लाकर कहा, रुक जाओ। क्या कोई और बात है? अपनी एक उठाते हुए अर्णव ने जवाब दिया, याद रखना, यह रीजन मत देना कि तुमने यह चेरीज क्यों वापस की है। बस इतना कह देना कि मुझे यह नहीं चाहिए। वह जो भी वह रिस्पॉन्स दे तो वह मुझे आकर बताना। सुधा काफी कंफ्यूज हो गई कि इस बार अर्णव के इंटेंशन क्या है, लेकिन अब जब वह ऑलरेडी उसके अजीबोगरीब बिहेवियर की आदी हो गई थी इसलिए वह अपने हाथ में चेरीज का बॉक्स लेकर वहां से चली गई। वही अनाहिता जो मेकअप आर्टिस्ट का इंतजार कर रही थी, तभी उसने दरवाजे पर नॉक की आवाज सुनी और जैसे ही वह दरवाजा खोलना गई, मेकअप आर्टिस्ट या फिर सारिका समझकर, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसे एक अनजाना चेहरा दिखाई दिया तो पीछे हटते हुए उसने सबकॉन्शियसली पूछा, कौन हो तुम? और वही सुधा के मुंह से कुछ सेकंड तक कोई बात ही नहीं निकली क्योंकि वह अनाहिता की खूबसूरती से इतना ज्यादा हैरान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या बात करनी है। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।